हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक ऑफ योर जनरल साइंस कंपोनेंट एंड दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन एंड मिनरल्स को डिस्कस किया था एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। आज हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे और देन विल डिस्कस द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। इन तीनों टॉपिक्स को क्लब करके जो इसके एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि इसी फेस में इसी तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करें, पहले एक टॉपिक लें, उसे पूरा सा डिटेल में समझें एंड देन हम उसकी एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उसी डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ एक सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का नाम है। सिर्फ आपके शरीर में डिजीज नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। हो सकता है कि स्ट्रेस हो, आपको हो सकता है आपका एपेटाइट सही ना हो, न्यूट्रिशन इनटेक सही ना हो। ठीक है, अगर ये सब चीजें हैं ओनली देन अ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, देन बात आती है डिजीज की। जब इंसान का नॉर्मल बॉडी फंक्शन खराब हो जाती है, डिविएट हो जाती है नॉर्मल वे से, देन इट इज कॉल्ड बीइंग गेटिंग इन्फेक्टेड। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो उनको हम दो कैटेगरीज में करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज वो सभी डिजीज हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, either the way of drinking infected water, food, hugging an infected person, or by the way of vector or a carrier, है ना। सो जब इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, चाहे आपने उसका इन्फेक्टेड झूठा खाना खाया है, पानी पिया है, हक किया है, किस किया है, या इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल किया है, या फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन से किसी वेक्टर के थ्रू, मस्कीटो के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हुई है, ऐसी सारी की सारी डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ऑन द अदर हैंड वो सारी डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया। ठीक है, सो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो इनका अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको क्लासिफाई करें, सो डिजीज को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की डिजीज को डिजीज एक पर्सन में कब आई, उनके बेसिस पे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है कंजेनाइटल और एक है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मतलब होता है ऐसी डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीज जो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट थे एक बेबी में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो गए, न्यूट्रिशन का इंटेक सही नहीं था, कुछ टॉक्सिन्स को एक्सपोज हो गई मदर, मल्टीपल चीजों की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त उसमें डिसऑर्डर्स हैं, डिफॉर्मिटीज हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ऑन द अदर हैंड बाकी हर तरीके का डिसऑर्डर जो पर्सन पैदा होने के बाद इन्वायरमेंट से, अराउंड से एक्वायर करता है, वो आता है आपका एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के अंडर। ठीक है, और एक्वायर्ड में आपकी दोनों कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल बोथ कम्स अंडर द एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि ये पैदा होने के बाद हमें इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो कंजेनाइटल व्हिच आर एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, दैट इज आल्सो अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, हार्ट में डिफेक्ट होना, दैट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है, जैसे जो हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि दिल में छेद है ना, सो दैट इज आल्सो अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्लैफ्ट लिप, क्लैफ्ट पैलेट की जो कंडीशन होती है, ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके लिप्स के ऊपर कट होता है, ये सेपरेटेड होते हैं, पैलेट जो है सेपरेटेड होता है, तो दैट इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। एट द टाइम ऑफ बर्थ उनमें वो पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इनको क्लासिफाई करें और कैटेगरीज में, सो दैट इज वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे जीन्स की वजह से हमें इन्फेक्शन हुई है, या हमारे अंदर डिसऑर्डर्स जो है वो जीन में कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे अंदर वो जो आपके एबनॉर्मेलिटीज हैं वो आई हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उन जीन्स की वजह से जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए। ठीक है, तो दैट इज ऑल आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसमें आप थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, सो दैट इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि वो जीन जो है वो आप इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट। फिर आता है आपका इन्फेक्शन।
सो इन्फेक्शन में सारे कम्युनिकेबल डिजीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, मल्टीपल पैथोजेंस जो है, मल्टीपल फॉरेन बॉडीज जो हैं वो डिजीज कॉज करती हैं और पर्सन को इन्फेक्शन होता है, और इट कैन बी ट्रांसमिट टू अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो। एंड द थर्ड इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो क्योंकि हमारा अनहेल्दी फूड लेने की वजह से या फिर हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमें डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन एग्जांपल आपके पास आता है डायबिटीज का। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपका इंटेक कैसा, आप शुगर इंटेक ज्यादा कर लेते हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा जीते हैं, वर्कआउट अच्छे से नहीं करते हैं, फिजिकल इनएक्टिव है, सो यू कैन इजीली गेट अफेक्टेड बाय द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स, जिनको प्रिडोमिनेंटली फिर हम दो कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब जो डिजीज हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उनको कॉज जो करते हैं दैट आर कॉल्ड एज पैथोजन। तो पैथोजेंस आर द फॉरेन बॉडीज जो एक पर्सन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मल्टीपल टाइप्स के हैं। बैक्टीरिया इज अ पैथोजन, सो बैक्टीरिया जो भी डिजीज कॉज करता है उन्हें बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल कहें तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। सो जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी हो जाती है कि जो भी कॉमन डिजीज आपके अराउंड पाई जाती हैं उसे कॉज करने वाला पैथोजन कौन सा है। ठीक है, सभी डिजीज के पैथोजेंस तो आप नहीं जान सकते, बट जो बहुत कॉमन है, जो हर बार न्यूज में रहती है, जब भी गर्मी का मौसम आता है, जब भी बरसात का मौसम आता है, तो इसके केसेस हाइक पे आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट यू नीड टू नो। फिर है फंगाई। फंगाई इज अनदर पैथोजन जो फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे एथलीट फूड्स। ठीक है, रिंगवॉर्म। देन आता है वायरस। वायरस इज अ मेजर पैथोजन। आपके अराउंड जितनी भी डिजीज, मैक्सिमम डिजीज जो है वो वायरस कॉज करते हैं, जैसे सर्दी जुकाम जो है, इन्फ्लुएंजा जो है, इट्स अ वायरल डिजीज। अभी जो हम बहुत बड़ा पेंडेमिक देख के गए हैं, कोरोना वायरस, कोविड-19, दैट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। HIV/AIDS इज अ वायरल डिजीज। देन अनदर पैथोजन इज प्रोटोजोआ, जो कि कॉज करता है वेरी कॉमन डिजीज कॉल्ड मलेरिया। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, बट मच्छर जो है दैट इज मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस है, वो एक्ट करती है एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो एजेंट है जो पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, वो उस पैथोजन को ट्रांसफर कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी में। जैसे फ्लाइज है ना, हाउस फ्लाई जो रहती है, वो आपके डर्ट पे बैठती है, डस्ट पे बैठती है, और फिर जब वो किसी खाने पे बैठेंगे तो दे विल ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू द फूड, और फिर जब आप वो खाना खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर नॉट कॉजिंग द डिजीज, दे आर जस्ट ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन। तो उसी तरह से पैथोजोआ, ये जो मलेरिया है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, बट उस प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट कौन करता है? इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल मॉस्किटो, दैट इज कॉल्ड एज एनोफिलस। ठीक है, उसी तरीके से एक और है प्रोटोजोआ, दैट इज कॉल्ड हेलमिन्थ्स, जो एस्कैरियोसिस कॉज करते हैं। आपको जो बहुत कॉमन वाले हैं वो ध्यान में रखना है, जिसमें है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, देन एक और कैटेगरी की क्लासिफिकेशन है, दैट इज कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस बोथ आर कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस वो डिजीज हैं जो हग करने से, क्लोज कॉन्टैक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन के आने से ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, सो दैट इज कंटेजियस डिजीज। एग्जांपल एड्स, कोविड। ठीक है, सेकेंड एड्स, अब आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि एड्स हग करने से नहीं फैलता, बट यू कैन से कि इफ यू यूज द इन्फेक्टेड नीडल्स, है ना, तो उसकी वजह से इट कैन बी ट्रांसमिटेड। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्रेग्नेंट लेडी टू चाइल्ड, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोज कॉन्टैक्ट जो ट्रांसमिट होती है डिजीज कंटेजियस। नॉन कंटेजियस में क्या आती है? जो आपको जो ट्रांसफर हो रही है बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ इन्फेक्टेड फूड, वाटर, या बाय द वे ऑफ वेक्टर। आप गंदा या इन्फेक्टेड खाना खा रहे हैं जिसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, या ऐसा पानी पी रही है जिसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, या वो वेक्टर, वो कैरियर के थ्रू आप पे ट्रांसमिट हो रही है।
ठीक है, जब पानी की सप्लाई बहुत गंदी आने लगती है तो आप देखते हैं कि टाइफाइड के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ दैट इन्फेक्टेड वाटर। ठीक है, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, वो इन्फेक्टेड पानी कंज्यूम करने की वजह से हुआ है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन कंटेजियस डिजीज। नाउ देयर आर द कॉमन डिजीज और उनके पैथोजन और उनके कॉमन आप एक तरह से कहें सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको ट्रीट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो डिजीज में अगर स्टेटमेंट्स बनती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो इसी कैटेगरीज में बनेंगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सा पैथोजन वो कॉज करता है, वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगाई है। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और कौन सा टेस्ट या कौन सा ट्रीटमेंट जो है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है, सो दैट बिकम इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली जो डिजीज है दैट इज टाइफाइड। ठीक है, बहुत कॉमन हो जाती है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन में, आपको टाइफाइड के केसेस जो है बहुत हाइक पे देखने को मिलते हैं। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो सेकेंड नेम जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट द डिजीज नेम इज, सो आप इससे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड कॉज करता है। सिम्टम्स क्या है? हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, वॉमिट होती है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। और टाइफाइड बेसिकली इन्फेक्टेड फूड और वाटर के इनटेक से होता है। जब भी अनहाइजीनिक खाना या अनहाइजीनिक पानी का आप कंज्यूम करते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गंदा खाना और अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से सबसे पहला इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक एक है, और देन जब इन्फेक्शन होगा फिर आप में फीवर, हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब मिलेंगे। इसे टेस्ट करने के लिए Vidal test, the common test which is used to detect the presence of Salmonella typhi is Vidal test. ठीक है, और इसके लिए वैक्सीन भी दी जाती है। ठीक है, जिसको, और कैरियर की अगर हम बात करें तो दैट इज टाइफाइड मैरी वाज अ कैरियर, मतलब द एजेंट विच ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है? सो बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे या क्या हम लेंगे? दैट इज एंटीबायोटिक्स। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एंटीबायोटिक्स हम हमेशा बैक्टीरियल डिजीज के टाइम पर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स नहीं होगा। ठीक है, अक्सर आज के जो सिनेरियो है जहां पे हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि एक पर्सन था जो ऑलमोस्ट 32 या 33 इयर्स का था। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसकी मदर ने कहा कि 32-33 इयर्स होने तक हमने इसे कभी भी हॉस्पिटल नहीं लाया, हमें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, ही वॉज फाइन, कभी भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी तो ये ओवर द काउंटर जाकर एक टैबलेट ले लेता था और खा लेता था, ही वॉज गुड टू गो। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका पूरा का पूरा टेस्ट किया गया, सेंसिटिविटी टेस्ट किया गया कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए, कौन सी दवाई दी जाए जो इस पे असर करे, तो सेंसिटिविटी टेस्ट में ये आया कि उसकी बॉडी हर जो भी मार्केट में अवेलेबल एंटीबायोटिक या जो भी एंटीवायरल अवेलेबल है, एंटीवायरल तो मोस्टली हम कंज्यूम नहीं करते, बट एंटीबायोटिक्स वो सारों के सारों तरफ रेजिस्टेंट हो चुका है। उसने इन 32-33 सालों में इतनी एंटीबायोटिक्स खा ली और इतनी बिना प्रॉपर, आप एक तरह से कहें ना, सीक्वेंस या प्रॉपर उसकी जो रहता है कि पूरा हमने उसका शेड्यूल कंप्लीट करना है, बिना उसे देखे हुए इतनी खा ली कि उसकी बॉडी उस हर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गई है। और अब डॉक्टर्स को ये समझ में आ रहा था कि इसको क्या प्रिस्क्राइब किया जाए, क्या दिया जाए। सो दैट इज अ मेजर इशू ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हमारा देश आज की डेट में फेस कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत आसानी से आप किसी भी मेडिकल शॉप में चले जाएं, आपको एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। आपको छोटा सा जुकाम होता है, खांसी होती है, आप जाते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं और खा लेते हैं, 2 दिन खाते हैं, रिलीफ हो गया, सिम्टम्स सबसाइड हो गए, आप उसे छोड़ देते हैं। आप उसका पूरा का पूरा जो उसका शेड्यूल है कि पूरे के पूरा कितने देर के लिए आपको उसको खाना, आप वो भी पूरा नहीं करते। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया है जिन्होंने वो डिजीज कॉज की है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको टाइम मिल जाता है कि हम इस पर्टिकुलर अपने जीन में मॉडिफिकेशन ला दें और इस जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्टेंट कर दें। ठीक है, तो इसका जो इसको रोकने का सबसे सही तरीका ये है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक्स ना खाएं। ठीक है, और कभी भी वायरल इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक ना खाएं, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं करेंगे। उसको कॉज करने वाला पैथोजन वायरस है, वो बैक्टीरिया नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स का कोई भी फायदा नहीं होगा। सर्दी जुकाम अगर आपको है, आप एमोक्सिसिलिन खा रहे हैं, आप
बाकी तरीके की पेनिसिलिन खा रहे हैं, आप बाकी तरीके की एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, वो कुछ भी बेनिफिट नहीं करेंगे। वो अपने टाइम पीरियड में वायरल डिजीज जो है उसका जो है पीरियड रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो अपने 5 से 6 दिनों में इट स्लोली एंड स्टेडली इट गेट सबसाइड्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज में होता है। ठीक है, सेकेंड है निमोनिया, इट इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ पैथोजन जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, ऑल्दो निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का डिजीज है, इसमें बहुत मल्टी बैक्टीरियल जो है निमोनिया कॉज करता है, कोई सिंगल बैक्टीरिया इसे कॉज नहीं करता है। इसीलिए इसकी जो वैक्सीन भी प्रोवाइड की जाती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती है, मल्टीपल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स। अब निमोनिया जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना, कहते हैं कि लंग्स में जो है पानी भर जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स आर देयर। सो अल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड, अल्वियोलाई आपको याद है हमने रेस्पिरेटरी डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन डिस्कस किया था। सो अल्वियोलाई सैक इज द एरिया जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो वो पानी से भर जाते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और क्योंकि अल्वियोलाई है पानी से भर गए हैं, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए स्लोली एंड स्टेडली ब्लूइश कलर होना शुरू हो जाता है, साइनोसिस जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो नीला पड़ना शुरू हो जाते हैं, होठ, नेल, शुरुआत इनसे होती है। सो इट्स अ वेरी आप एक तरह से कहें डेंजरस डिजीज है, अगर निमोनिया को जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो इट प्रूव टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। फ्लॉक्सिसिन और पेनिसिलिन आर द ड्रग्स जो दिए जाते हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आपको नाम तो नहीं पूछे जाएंगे होपफुली, बट एंटीबायोटिक्स ये आपको जानना है। पहले आपको ध्यान रखना है कॉमन डिजीज को कॉज करने वाला पैथोजन कौन है, तो अगर वो पैथोजन बैक्टीरिया है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा एंटीबायोटिक्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जस्ट अ सेक। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लेग। ठीक है, प्लेग इट इज कॉज्ड बाय यर्सीना पेस्टिस। ठीक है, प्लेग जो है इसका, प्लेग का अगर हम प्लेग जो है दैट इज कॉज्ड बाय यर्सीना पेस्टिस, और इसके जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, हाई फीवर, लम्प इन ग्रॉइन और आर्मपिट और ग्रॉइन के एरिया में लम्प होता है, रेड पैचेस टर्न ब्लैक एंड स्प्रेड बाय रेड फ्लिया। ठीक है, प्लेग की बीमारी जो चूहों से फैलती है दैट इज कॉज्ड बाय यर्सीना पेस्टिस। इट इज अ बेसिक पैथोजन, रैट एक्ट एज अ वेक्टर ओनली, है ना, वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। ओके, वायसन स्टेन फॉर डिटेक्शन, जो टेस्ट इसके लिए यूज किया जाता है उस टेस्ट का नाम है वायसन स्टेन। देन कॉमन डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज टीबी। इसकी जो वैक्सीन है, हमारा जो इंद्रधनुष मिशन है जहां पे न्यूबॉर्न बेबीज को वैक्सीन दी जाती है अगेंस्ट द डेडली डिजीज, उसमें टीबी वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी कॉमन और उसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। ठीक है, ऑल्दो ये वैक्सीन बच्चों को दी जाती है जन्म के समय पर ही, फिर भी हमारा देश ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट नहीं कर पाया है। देखिए कितना स्टार्क रियलिटी है देश के। हम बीसीजी की वैक्सीन हर बच्चे को देते हैं पैदा होते ही, इंद्रधनुष मिशन में इट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टिल इट इज देयर इन आवर पॉपुलेशन। रीजन वही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। टीबी के केस में जो ट्रीटमेंट होता है इट इज ये थोड़ा सा लंबा चलता है, आपको 9 मंथ का कोर्स जो है वो करना होता है, और मोस्टली क्या होता है कि सिम्टम्स इसके जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया अभी ब्लड में प्रेजेंट होता है, और मोस्टली ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है कंप्लीट कोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से डॉर्मेंट स्टेट में, मतलब आप एक तरह से कहें कि बहुत एक्टिव तो नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन स्टिल इट इज लाइव इन द बॉडी, और अगर उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जाए तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा से रिलैप्स कर सकता है, दोबारा से एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है टीबी के पेशेंट 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना दोबारा से टेस्ट कराए दवाई, क्योंकि सिम्टम्स खत्म हो गए, कफ नहीं है, फीवर नहीं है, वी आर गुड टू गो, वो छोड़ देंगे, और देन 2 से 3 साल के बाद दोबारा से उनको रिलैप्स हो जाता है। और इस बार जो रिलैप्स होता है, रिलैप्स मतलब दोबारा से इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर था, वो सिर्फ डोरमेंट हुआ था, सुस्त पड़ा था, मरा नहीं था अभी, और वो दोबारा से, अब जब दोबारा से अटैक होता है तो वो आपकी जो अवेलेबल मेडिसिन है उनके रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल टीबी टिल नाउ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द पैथोजन। सिम्टम्स फीवर, कफ विद ब्लड,
अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मैं आपको बताऊं तो इवनिंग फीवर, ठीक है, हर बार शाम को फीवर चढ़ता है, कफ होगा, कफ में जो स्पूटम होगा उसमें ब्लड जो है आएगा, ब्लड के स्टेन्स रहेंगे, स्वेटिंग रहती है, वेट लॉस होता है, लंग्स और बोन्स के जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स को नहीं करता, ट्यूबरक्लोसिस कैन इफेक्ट एनी पार्ट, ये बोन्स पे भी हो सकता है, ये ब्रेन में भी होता है, और ब्रेन में टीबी इज वेरी डेंजरस, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन इसके ट्रीटमेंट के लिए, और टेस्ट इज मॉन्टेक्स टेस्ट, जो टेस्ट किया जाता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज मॉन्टेक्स टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज लेप्रेसी। लेप्रेसी इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, और इसे कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। तो बहुत आसान है पैथोजन का नाम याद करना, क्योंकि जो डिजीज का नाम है वो पैथोजन के नेम से ही डिराइव किया गया है। डिस्कवर्ड बाय हैंसन, हैंसन ने इस पर्टिकुलर डिजीज को डिटेक्ट किया था, लेप्रेसी को। लाइट पैचेस ऑन द स्किन, जिसे कोड कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जिसे कोड कहते हैं, दैट इज लेप्रेसी। थिकनिंग, नर्व थिकनिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स एंड टोन्स, फिंगर्स और टोन्स जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, सेंसेशन नहीं रहती है, लाइट पैचेस जो है वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सो दैट इज डेप्सोन एंड रिफैम्पिसिन आर द ड्रग्स व्हिच आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा इज हैजा, है ना, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन जब होते हैं, व्हेन यू कंज्यूम unhygienic food, so cholera is caused. It is a bacterial disease caused by Vibrio cholerae. Frequent rice water stool, repeated vomiting, ऐसा, ठीक है। वॉमिट आपका जो वाटर लॉस है बॉडी से बहुत ज्यादा होता है, बाय द वे ऑफ स्टूल एंड बाय द वे ऑफ वॉमिटिंग। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और कॉलेरा वैक्सीन जो है, सैनिटेशन वगैरह जो है, एक तरह से जब भी वॉमिटिंग और इस तरह की सिम्टम्स रहते हैं तो मोस्टली फोकस होता है बॉडी को रिहाइड्रेट करने में, ज्यादा से ज्यादा रिहाइड्रेट किया जाए ताकि बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सो वही इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया। सो इंद्रधनुष मिशन में जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती है उसमें एक बहुत कॉमन वैक्सीन होती है, दैट इज कॉल्ड डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। इसके बूस्टर डोज भी मिलते हैं, ठीक है, पहले 1.5 महीने में लगाई जाती है, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, और उसके बाद भी इसके बूस्टर डोज लगते हैं। डीपीटी में डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P stands for pertussis and T stands for tetanus, ठीक है। तो इन तीनों की जो वैक्सीन है वो दी जाती है, DPT, diphtheria, pertussis and tetanus. Diphtheria is being caused by Corynebacterium diphtheri, tetanus Clostridium tetani, और pertussis की अगर बात करें तो that is being caused by Bordetella pertussis. So तीनों के तीनों बैक्टीरिया हैं, ठीक है। सो डीपीटी बैक्टीरियल डिजीज है और इसके अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो दी जाती है बच्चों को हमारे देश में, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करें, डिप्थीरिया में देयर इज सोर थ्रोट, ग्रे मेम्ब्रेन ऑन थ्रोट, टॉन्सिल्स, होर्सनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बेसिकली ये हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, तो एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ ही आवाज जो है वो होर्स हो जाती है, थोड़ी सी भारी सी आवाज हो जाती है। टेटनस की बात करें तो नेक और जॉ के जो मसल होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और ये मोस्टली वॉलेंट्री मसल जिनको आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं ना, जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, दे आर मूविंग ऑन देयर ओन। जैसे आप कार्डियक मसल की बात करेंगे, है ना, तो कार्डियक हार्ट को आप नहीं बीट करा रहे हैं, इट इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स है। लेकिन आपके हाथ की, आपका मन कर रहा है तो आप हाथ से पेन पकड़ रहे हैं, पेन छोड़ रहे हैं, तो दीज आर द वॉलेंट्री मसल। तो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स को इफेक्ट करता है। एंटी टेटनस सीरम, डीपीटी वैक्सीन एंड टेटनस एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है इन तीनों के लिए दी जाती है, डिप्थीरिया, पिटोसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो है दैट इज गोनरिया एंड सिफिलिस। गोनरिया एंड सिफिलिस ये दोनों के दोनों ही हैं जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। दोनों की दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को जो है इन्फेक्ट करती है, ठीक है। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन जो है वो ड्रग इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है इन डिजीज में। सो दीज आर द बेसिक और द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है? तो जानना क्या है आपको, सिम्टम, कौन सा पैथोजन कॉज करता है, क्या टेस्ट होता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे है वायरल डिजीज।
तो वायरल डिजीज की बात करें तो सबसे कॉमन वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड। जब भी सीजन चेंज होता है तो मोस्टली हम इस चीज से इन्फेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड, है ना, सर्दी जुकाम। सो दैट इज अ वायरल डिजीज और उसमें आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, ठीक है। इसका अपना एक टाइम पीरियड रहता है, 5 से 6 दिन में इट सबसाइड्स। आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। आपको फोकस किस चीज पे करना होता है कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहें, हेल्दी डाइट लेते रहें एंड रेस्ट दें बॉडी को। दैट इज इट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर फीवर हो गया तो आप जो है फीवर की एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो ले सकते हैं फीवर को सबसाइड करने के लिए। सो दैट इज अ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। बेसिकली फीवर जो है दैट इज नॉट अ डिजीज, वो एक सिम्टम है। जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है, कोई पैथोजन एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं, वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में होती है फाइट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में होती है फाइट। एंटीजन कौन हो गए? एंटीजन आर द फॉरेन, एंटीजन आर द फॉरेन बॉडी, ठीक है, और एंटीबॉडी आर द इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो इनके बीच में होती है फाइट। अब अगर एंटीजन स्ट्रांग है तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एंटीजन भी मारे जाएंगे और कुछ एंटीबॉडीज भी मारी जाएंगे, ठीक है। अब एंटीबॉडीज भी किल हुई, एंटीजन भी किल हुई। उन किल बॉडीज को बॉडी से फ्लश किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस में बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है एंड दैट्स व्हेन वी एक्सपीरियंस फीवर, ठीक है। तो फीवर इज अ सिम्टम। फीवर का मतलब है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है, वो एंटीजन को बाहर निकालने का काम कर रहा है। इस पूरे सिस्टम में कुछ एंटीजन, कुछ एंटीबॉडी मारे जा रहे हैं और उनको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी काम कर रही है और हमारा टेम्परेचर जो है रेज हो रहा है। सो दैट इज जस्ट अ सिम्टम। तो हमें सिम्टोमैटिक रिलीफ चाहिए कि फीवर इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारे लिए मतलब 102 से ऊपर 103 इतना ना हो जाए। सो अगर इट इज नॉर्मल तो हमें जस्ट क्या करना है, रिहाइड्रेट करना है खुद को और रेस्ट लेनी है, ठीक है। और हमें खाना ऐसा खाना है जो कि न्यूट्रिशियस हो। क्लियर है? चलिए, तो कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड को कौन कॉज करता है? द पैथोजन विच इज कॉज द कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस है और ये स्प्रेड कब होता है? अगर आपके घर में किसी को कफ एंड कोल्ड है, वो छींका खांसा, तो आपके भी होने के चांसेस है। आपने उनके यूज किए हुए टॉवल को, यूज किए हुए हैंकी को यूज कर लिया, सो दैट यू कैन गेट अफेक्टेड इजीली, ठीक है। ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक्स और नसेड्स। एनाल्जेसिक्स किसको कहते हैं? पेन किलर। एनाल्जेसिक्स आर द पेन किलर, नसेड्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को, ठीक है। तो नसेड्स कभी कभी दिए जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। यहाँ पे कहीं पे भी एंटीबायोटिक्स नहीं लिखा है, ठीक है। देन इन्फ्लुएंजा, इसे कॉज करता है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी। इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 4 days। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पैथोजन ने आपकी बॉडी में एंटर किया तब से लेकर कितने टाइम में आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, बॉडी पेन, स्नीजिंग, और अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब कि इसमें जब आपको इन्फ्लुएंजा है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो आपको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। आपको कॉमन कोल्ड था, इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक चल रहा है ना, वो ऑलरेडी एक एंटीजन को हटा रहा है। उतनी देर में आपने कुछ अनहेल्दी फूड खा लिया या इन्फेक्टेड फूड का इंटेक कर लिया या इन्फेक्टेड वाटर का इंटेक कर लिया, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया। फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक जो है प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है ना, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका है वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस इसे कॉज करता है? द नेम ऑफ द वायरस इज वेरियोला वायरस। इट्स अ डीएनए वायरस। अगेन वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, डीएनए वायरस। वायरस जो है आरएनए भी होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसमें डबल होता है उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं, ठीक है। हम सब में तो डीएनए है, लेकिन वायरस आरएनए वाले भी होते हैं और डीएनए वाले भी होते हैं। सो इट्स अ डीएनए वायरस, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ही जो वैक्सीन पहले डिस्कवर करी थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए करी थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। देन है चिकन पॉक्स जो वेर्सिला जोस्टर कॉज करता है। माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, रैश होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स बॉइल टाइप है ना, वो भर जाते हैं, पानी से भरे हुए दाने, आप एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, जिसको माता भी कहते हैं, ठीक है। सो अनलाइक स्मॉल पॉक्स, ट्रीटमेंट क्या है इसका? एसाइक्लोविर इज अ एंटी वायरल ड्रग, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस के अगेंस्ट एंटी वायरल ड्रग है।
एंटीसेप्टिक बाथ या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स दिए जाते हैं। देन कम्स मीजल्स। मीजल्स जो है वो रूबेला वायरस। आपको इन सभी डिजीज में, ये सब कॉमन वायरल डिजीज है, इनके पैथोजेंस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे मीजल्स को रूबेला वायरस करता है, चिकन पॉक्स को वर्सीला जोस्टर करता है, स्मॉल पॉक्स को वेरियोला वायरस करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाएंगे, ठीक है, सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाएगा, और अगर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हुआ तब एंटीबायोटिक्स दी जाएंगे। नेक्स्ट आता है मम्स। ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है, आपने देखा होगा बच्चों के कान के पीछे यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मम्स। बेसिकली दिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो स्लाइवा रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, उस ग्लैंड की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कहा जाता है मम्स। बहुत पेनफुल होता है, मोस्टली स्टिंगी फूड खाने से मना करते हैं, ऐसी कोई भी फूड खाने से मना करते हैं जिससे कि हमारी स्लाइवा की रिलीज ज्यादा हो, क्योंकि उससे क्या होगा फिर और ज्यादा पेन महसूस होगी पैरोटिड ग्लैंड में, मतलब उस स्लाइवरी ग्लैंड में जो स्लाइवा रिलीज करता है। तो बेसिकली इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सो कौन कॉज करता है? पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है। वैक्सीन जो है इसकी भी बच्चों में दी जाती है, जो इंद्रधनुष मिशन है जिसमें वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, उसमें हम इस पर्टिकुलर वायरस के मम्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मम्स वैक्सीन। ओके, नाउ देयर आर सम मोर डिजीज, वायरल डिजीज, जैसे रेबीज, पोलियो एंड डेंगू। तो रेबीज तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रे डॉग्स जो है इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी रहती है, डॉग लवर्स और जो स्ट्रे डॉग्स जो लोगों को काटते हैं और उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है ना। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है, बट एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं होता, मल्टीपल वाइल्ड एनिमल से होता है। वो कैरी करते हैं अपने स्लाइवा में इस पर्टिकुलर वायरस को, और अगर वो आपको बाइट करे और वो या खेलते हुए भी नाखून या कुछ लग जाए और वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, है ना, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं, स्लाइवा वगैरह लग गया तो नहीं, क्योंकि आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेगा स्लाइवा, लेकिन अगर आपकी स्किन में कहीं कट है और वहां किसी एनिमल का स्लाइवा लग गया तो देयर इज हाईली चांसेस कि रेबीज हो पाए, है ना। तो वो इन्फिल्ट्रेट अगर कर जाता है तो देयर आर चांसेस। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी जहां पर एक एथलीट जो था उसने एक आई थिंक एक डॉग को रेस्क्यू किया था, और उस डॉग का सिर्फ एक छोटा सा नेल लगा था उसे, और उसने उसे इग्नोर किया, और लेटर ऑन ही वाज डिटेक्टेड विद रेबीज। और रेबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। रेबीज के ऑल्दो अगर आप उसे एक्चुअल मतलब एक्टिव होने से पहले वैक्सीन ले लेते हैं, जैसे कुत्ते ने काटा या किसी भी वाइल्ड एनिमल्स ने काटा, उसी वक्त जाके आप वैक्सीन ले लेते हैं तो उसे रोका जा सकता है। बट एक बार रेबीज हो गया तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे हाइड्रोफोबिया जो इसका सिम्टम है, दैट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ दिस, जिसमें पानी से पर्सन को डर लगता है, जो हमारा थ्रोट है वो लॉक हो जाता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता है, एंड बहुत ही डेडली जो आप एक तरह से कहें डेथ है पेशेंट की हो सकती है, ठीक है। सो रेबीज पैथोजन की अगर हम बात करें, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूज में बहुत रहता है, तो आपको पैथोजन का नाम पता होना चाहिए, रैबिडो वायरस, ठीक है। सो नेम ऑफ द पैथोजन इज रैबिडो वायरस, ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, किन के बाइट से? डॉग, जैकॉल, वुल्व्स, कैट, है ना। तो इन सभी एनिमल्स की बाइट से ये होता है। सिम्टम क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। तो फियर ऑफ वाटर, एक्सेस सैलिवेशन, सीवियर हेडेक, हाई फीवर, इनएबिलिटी टू स्वॉलो, मतलब आप कुछ स्वॉलो नहीं कर पाते। हाइड्रोफोबिया पानी से भी डर हो गया, कुछ स्वॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। और वायरस डिस्ट्रॉय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज 100% फेटल। अगर रेबीज हो गया तो बचने के कोई चांसेस नहीं, पर्सन विल डाई अर्ली और लेट, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियोमिलाइटिस। इसको कॉज करने वाला जो वायरस है वो पोलियो वायरस है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन वी ऑल नो कि हर बच्चे को दी जाती है, 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। स्प्रेड होता है इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज से या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से। 7 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स क्या है? नेक स्टिफनेस एंड पैरालिसिस। जिन्हें भी पोलियो होता है देयर लिम्स गेट पैरालिटिक, सो पैरालिसिस इज द सिम्पटम। डेंगू फीवर, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। जब भी मौसम मॉनसून का आता है तो डेंगू, जब भी मच्छरों का मौसम आता है तो बहुत ही ज्यादा डेंगू के केसेस जो है वो हाइक पे हो जाते हैं। तो डेंगू इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज जो कि एर्बो वायरस से कॉज होता है, और इसे ट्रांसमिट, इसका जो कैरियर है दैट इज अ मॉस्किटो, ठीक है, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, ठीक है। तो मलेरिया का जो कैरियर है, मलेरिया को जो ट्रांसमिट करता है, उस पर्टिकुलर
मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस, बट डेंगू के इज कॉल्ड एडिस इजिप्टी। ठीक है, क्लासिकल डेंगू के एग्जांपल अगर सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर है, हेडेक सीवियर है, मसल या जॉइंट में पेन होती है। अगर हेमरेजिक फीवर हो गया मतलब और ज्यादा हाई लेवल पे हो गया, क्योंकि डेंगू फीवर में जो कॉमन चीज होती है दैट इज हमारी बॉडी में हमारे एक सेल रहते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स, उन प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, डेंगू फीवर जो है वो उसने बहुत सीवियरली इफेक्ट किया, तो इट कैन लीड्स टू डेंगू हेमरेजिक फीवर। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। प्लेटलेट्स का काम है खून को जमा के रखना, है ना, खून की क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो गया है, क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड जम नहीं रहा है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी हर ओपनिंग से, नाक से, माउथ से, कान से, है ना, तो इट लीड्स टू डेंगू हेमरेजिक फीवर। ट्रीटमेंट, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं क्योंकि वायरल डिजीज है, तो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट होते हैं पैरासिटामोल, कोल्ड स्पंजिंग, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और इसका जो टेस्ट है जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है दैट इज टॉन्क्यूल टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे, टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज चिकनगुनिया। सिमिलर डेंगू के साथ चिकनगुनिया के केसेस भी जो हैं, जब भी डेंगू के केसेस बढ़ते हैं चिकनगुनिया के केसेस भी होते हैं। इट इज अगेन वायरल डिजीज। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस जो आइसोलेटेड हुआ था 1952 में, इसे आइसोलेट किया गया था कि इट इज अ सेपरेट डिजीज विच अकर अलोंग विद द डेंगू। सिम्टम्स सडन फीवर, क्रिपलिंग जॉइंट पेन और कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मींस हमारी जो आंख की लेयर है वो लाल हो जाती है, कंजक्टिवा जो है आंख का वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है। ट्रीटमेंट इज अगेन सिम्टोमैटिक, नसेड्स, फ्लूइड्स एंड पैरासिटामोल। ठीक है, सिम्टोमैटिक मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको सबसाइड करें, बाकी हमारे इम्यून सिस्टम विल वर्क एंड इट विल गो ऑन इट्स ओन। अदर वायरल डिजीज इज हेपेटाइटिस एंड एड्स। ठीक है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, कुछ हेपेटाइटिस की बहुत सारे वेरिएंट है, ए बी सी ई। ठीक है, कुछ जो है इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है, बट सम हेपेटाइटिस आर वेरी डेंजरस जो हमारे लीवर को एकदम से अफेक्ट करते हैं और काफी हद तक उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से। फीकल ओरल रूट का मतलब होता है व्हेन अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द वाया इंटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर या बर्तनों का इस्तेमाल करके डिजीज कॉज हो तो उसे हम फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होना कहते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फीकल ओरल रूट। सिम्टम्स क्या है? माइल्ड जॉन्डिस, बहुत ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस ए नहीं है, ये ठीक हो जाता है, 4 से 6 हफ्तों में रिकवरी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को भी दी जाती है, और जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता है वो भी इनके बूस्टर डोज जो है, क्योंकि एक टाइम वैक्सीन लेके आपको लाइफ टाइम की कवरेज नहीं मिलती है। आपने एक बार वैक्सीन ले ली तो आपको कुछ सालों बाद उसका बूस्टर डोज लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से हेपेटाइटिस बी का भी है, बच्चों को ये दी जाती है वैक्सीन, बट इसके बूस्टर डोज आपको लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ काम करते हैं, आप कितना एक्सपोज हैं इस पर्टिकुलर डिजीज को। ठीक है, सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटैमिनेटेड नीडल्स, और अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया और वो उस ब्लड में वो ब्लड जो था वो इन्फेक्टेड पर्सन का था जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी था। इट कैन कॉज सिरोसिस। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस जो है मतलब लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा हेपेटाइटिस बी में। इट इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, तो वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए की नहीं है बिकॉज इट इज अ माइल्ड, वो इट विल सबसाइड ऑन इट्स ओन। ठीक है, नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी, आरएनए वायरस कॉज करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये होता है। इट कैन कॉज सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो अमिताभ को हुआ था, अमिताभ बच्चन को, जब वो कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसकी वजह से उनको इंजरी हुई थी, और जब उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया उस समय चेक नहीं हुआ और बाद में पता चला कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, जो ब्लड उन्हें दिया गया दैट वाज इन्फेक्टेड, और लेटर ऑन ही वाज डिटेक्टेड विद द इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस सी, जिससे उनका एक मेजर पोर्शन ऑफ लीवर जो था दैट वाज डैमेज्ड। ठीक है,
हेपेटाइटिस डी अगेन इट इज नॉट वेरी डेंजरस, आरएनए से होता है, हेपेटाइटिस बी की तरह है, सीवर सॉरी हेपेटाइटिस डी नहीं सॉरी हेपेटाइटिस ई इज नॉट वेरी डेंजरस, हेपेटाइटिस डी इज आल्सो वेरी डेंजरस। हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है, सीवियर लीवर डैमेज और फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी मतलब डेथ रेट। ई की बात करें तो इट इज आल्सो लाइक हेपेटाइटिस ए, बहुत ज्यादा मॉर्टिलिटी इसकी मतलब खतरा इसका नहीं रहता है। सो ए और ई आर माइल्ड जॉन्डिस, बहुत ज्यादा खतरा उसमें नहीं है। बी जो है और डी दीज आर डेंजरस, सी तो सबसे ज्यादा है, एक बार हुआ एक्चुअली सी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक, सी के सिम्टम्स आते नहीं है, मतलब अगर हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड हो गया कोई पर्सन तो उसके सिम्टम्स इतने आएंगे नहीं, जब तक पता चलेगा तब तक लीवर काफी हद तक डैमेज हो चुका होगा, ठीक है। और ए और ई ऐसे हैं कि जिसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए उसको कंट्रोल हो जाता है, ज्यादा खतरा नहीं रहता है। और बी की अगर हम बात करें तो उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, बट यू नीड टू टेक बूस्टर डोज, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वायरल डिजीज। ओके, देन कम्स द एड्स। एड्स की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एचआईवी जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो इसे कॉज करता है। एड्स, एड्स में बेसिकली एज सच इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है, उसकी डिजीज से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो एक छोटा सा इंफेक्शन भी उसके लिए खतरनाक या डेडली साबित हो सकता है, ठीक है। पैथोजन इज अ रेट्रोवायरस, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होता है? कंटेमिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, कंटेमिनेटेड नीडल का यूज किया, या फिर प्रेग्नेंट लेडी टू हिज हर चाइल्ड। डायग्नोसिस की बात करें तो जो टेस्ट किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स दैट इज अलीजा टेस्ट, ठीक है, अलीजा टेस्ट। और 1 दिसंबर को एड्स वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे कहा जाता है ART थेरेपी, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जो ड्रग्स दिए जाते हैं एड्स को ट्रीट करने के लिए आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ एड्स इन अ पर्सन, जो थेरेपी दी जाती है उसे कहा जाता है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और आई थिंक पीछे हमारा मिस हो गया, वो भी आप नोट कर ले अपने नोट्स में। जो टीबी के लिए जो थेरेपी दी जाती है, जो ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको कहा जाता है डॉट्स, ठीक है, डॉट्स। डॉट्स आर द मेडिसिन फॉर टीबी, ठीक है, क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ देयर आर सम अदर नॉट वेरी कॉमन डिजीज, हर्पीस, इबोला, कोविड-19 एंड स्वाइन फ्लू। कोविड-19 तो अभी रिसेंटली हम सब ने उसे फेस किया है पेंडेमिक को। सो कोविड-19 वाज आल्सो वायरल डिजीज जिसके अगेंस्ट फिर मल्टीपल देशों ने वैक्सीन बनाई, ठीक है, ऑल्दो उसके नए नए वेरिएंट आते जा रहे हैं, ठीक है। देन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू में भी इट इज ऑल्सो वायरल डिजीज, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो ज़ैनोमेविर दिया जाता है एंड दैट इज ए एंटीवायरल ड्रग, 5 से ऊपर की एज के जो लोग हैं उनको दिया जाता है। इबोला वायरस अफ्रीकन कंट्रीज में ये सबसे पहले डायग्नोज किया गया था, डिटेक्ट हुआ था। अलीजा टेस्ट ही इसका जो है डिटेक्शन टेस्ट है। 1976 में ये पहली बार अपीयर हुआ था। 2 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जब तक ये बॉडी के अंदर रहता है और पर्सन जो है इसे दूसरे पर्सन तक इन्फेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, वॉमिटिंग और ब्लीडिंग, डायरिया, ठीक है। एंड देन द हर्पीस। हर्पीस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, ठीक है। ओरल ब्लिस्टर्स और कोल्ड सोर्स, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम कलवत्रा कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ हर्पीस जोस्टर, ठीक है। आपने सुना होगा लेमन लैंग्वेज में कलवत्रा जो डिजीज रहती है बेसिकली वो हर्पीस वायरल डिजीज है, ठीक है, जिसमें जिस भी बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट करेगा वहां पे आपको ब्लिस्टर्स, पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज हर्पीस डिजीज और उसमें एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं और रिहाइड्रेट किया जाता है और हाइजीन मेंटेन किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे है कुछ फंगल, हेलमेंट्स और प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फंगल डिजीज हैं जिसमें सबसे पहले है रिंगवॉर्म, ठीक है, रिंगवॉर्म, ठीक है, कॉमन डिजीज फंगल डिजीज रिंगवॉर्म। ब्लास्टोमाइकोसिस, माइकोसिस इज अ टर्म फॉर फंगस, ठीक है, मेडिकल टर्म फॉर फंगस, फंगाई, माइकोसिस। देन एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस,
दीज ऑल आर फंगल डिजीज, जिसमें से कॉमन जो है रिंगवॉर्म, ब्लास्टमायोकोसिस एंड कैंडिडियासिस आर द कॉमन। और इनमें से भी अगर आपको देखा जाए तो कैंडिडियासिस इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, कैंडिडियासिस। जितने भी फंगल डिजीज होंगे उनके ट्रीटमेंट के लिए विल प्रिस्क्राइब, विल गेट और विल टेक एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स का जो एंडिंग नेम होगा वो होगा एनाजोल। ठीक है, जैसे जो भी ड्रग एंड करेंगे सिलीन से, है ना, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ऑल आर एंटीबायोटिक। जो भी ड्रग एंड करेंगे विर, एक साइक्लोविर, ठीक है, ज़ाइक्लोविर, दैट आर एंटीवायरल ड्रग्स। और जो भी एनाजोल से एंड करेंगे, फ्लुकोनाजोल, दैट विल बी योर एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, कॉमनली, इसके अलावा भी होंगे बट दीज आर द कॉमन। ठीक, ओके, जैसे यहां पे भी देखें इट्राकोनाजोल। ठीक है, नाउ रिंगवॉर्म की बात करें तो दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, जो पैथोजन का नाम है दैट इज माइक्रोस्पोरम। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज है, बॉडी के अंदर इचिंग होती है, ड्राई स्केल्स बन जाते हैं ना, तो कॉमन फंगल डिजीज जो मॉइस्चर के टाइम पे, जो मॉनसून के टाइम पे बॉडी में लोगों को होती है, और दैट इज कॉल्ड एज अ रिंगवॉर्म। ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस की बात करें तो एयरबॉर्न स्पोर्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है, कफ, जॉइंट पेन इसमें रहता है। अगेन द ट्रीटमेंट इज एंटी फंगल ड्रग। एस्परगिलोसिस इज एस्थमा लाइक सिम्टम। ठीक है, एक्चुअली जब इनहेलेशन, मतलब जब एलर्जी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ना, एलर्जी हो गई है कि कुछ ऐसा मौसम आया कि आसपास में जो स्पोर्स हैं वो इनहेल्ड हो रहे हैं और यू गॉट सीवियर सोर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, है ना, सांस लेने में तकलीफ होना, सो दैट इज कॉल्ड एस्परगिलोसिस। देन हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो हिस्टोप्लाज्मा फंगस के थ्रू होता है, इट इज अगेन बाय एयरबोर्न स्पोर्स, सिम्टम्स फीवर, कफ और चेस्ट पेन। कैंडिडियासिस, ये कैंडिडा एल्बिकन्स पैथोजन है, उसके थ्रू होता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बड़े क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं इन्फेक्टेड एरिया को, देन यू कैन गेट इन्फेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिजीज। देन कम्स हेलिमेंथ डिजीज। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन प्रोटोजोल डिजीज। नाउ द हेलिमेंथ डिजीज। हेलिमेंथ डिजीज में कॉमन है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस, ठीक है, इसे जो कॉज करता है दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, दैट इज अ नेम ऑफ पैथोजन। कंटेमिनेटेड वाटर या वेजिटेबल की कंजप्शन की वजह से ये होता है। एल्बेंडाजोल इज अ ट्रीटमेंट विच इज टेकन फॉर द व्हेन वी गेट इन्फेक्टेड बाय एस्कैरियासिस। देन कम्स फिलियासिस। इट इज बेसिकली spread through the bite of female mosquito that is called culex. It causes swelling of legs or scrotum area. ठीक है, then another is tapeworm. So these are the common Helminth's disease. ठीक है, जिसमें से सबसे common one is Ascariasis. ठीक है, बाकी are not so common. And then comes our protozoal disease, जिसमें से एक आपको ध्यान में रखनी है, that is malaria, है ना, मलेरिया। बाकी इसमें बहुत सारी है, but the thing which you cannot forget or which you cannot ignore that is malaria, क्योंकि मलेरिया एक कॉमन प्रोटोजोल डिजीज है। ठीक है, होती कैरियर कौन करता है इसको, वेक्टर कौन एक्ट करता है, फीमेल मॉस्किटो दैट इज एनोफिलस। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस। ओके, ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लोरोक्विन एंड डॉक्सीसाइक्लिन जो है इसके ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। अदर प्रोटोजोल डिजीज आर एमीबियासिस। एमीबियासिस जो कॉज करता है बाय द पैथोजन कॉल्ड एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजन व्हिच कॉज्ड एमीबियासिस। ठीक है, एमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने की वजह से ये होता है। और कौन एक्ट करता है कैरियर, हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियां होती हैं उनकी वजह से ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो ट्रांसमिट होता है डर्टी या गंदी जगहों से खाने की चीजों की तरफ। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल में म्यूकस और ब्लड रहेगा। ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इज अगेन अ हेलिमेंथ्स डिजीज। ट्राइकोमोनास विजिनालिस इस पैथोजन का नाम है। वजाइनल इचिंग इसका मेन सिम्टम है। मेट्रोनिडाजोल आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। देन कम्स लिशमेनियासिस।
Trypanosomiasis is also one of the disease of elements, not so common, but leishmaniasis is common. Leishmania इसे cause करता है, which is being transmitted by female sand fly. ठीक है, symptoms क्या है? Fever and dark skin. So ये सभी चीजें तो नहीं आपको याद रहेंगी, बट जो कॉमन डिजीज है ना वो आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसका फायदा क्या होता है कि आपको सब चीजें याद रखनी भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू मल्टीपल टाइम्स। इन चीजों को जब आप बार बार पढ़ते हैं ना और जब फिर आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप जब उन ऑप्शंस को पढ़ते हैं यू कैन इजीली मार्क द करेक्ट वन, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी होंगी, वहां पढ़ते ही आपको इमीडिएटली जो है स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ ये चीज मैंने रखी थी और ये चीज इसमें है। एग्जैक्टली नाम अगर आपको याद भी नहीं होगा देन ऑल्सो यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर जस्ट बाय रिलेटिंग देम। ठीक है, तो एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर का यही फायदा है कि एवरीथिंग यू नीड नॉट टू रिमेंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दिए ना कि अगर किसी टर्म की लास्ट में ये है तो दैट विल बी एंटीबायोटिक ड्रग, ड्रग्स आप याद ना भी रखें, है ना। कॉमन डिजीज, क्योंकि सारी चीजें याद रहती भी नहीं है, आप इसमें से जो कॉमन है वो आप याद रखें, उन्हें आप अवॉइड ना करें। ठीक है, क्योंकि साथ ही आपको ये भी देखना है कि बायो के कंपोनेंट में से मोस्टली आपका 1 या 2 क्वेश्चन होगा, है ना। नहीं, अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो फिजिक्स में से 3, केमिस्ट्री में से 3 और बायो में से 3, और उसमें से इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आपको ये देखते हुए देखना है कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आप अपना टाइम और मेहनत वहां ज्यादा इन्वेस्ट करें जहां से आउटपुट ज्यादा हो। सही है, ओके। देन आता है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि ट्रांसमिट नहीं होते इन्फेक्टेड पर्सन से, नॉन इन्फेक्शियस है और नॉन ट्रांसमिटेबल है। ठीक है, जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस पे या डाइट पे मोस्टली डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले है हार्ट डिजीज, है ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक, है ना, हाइपरटेंशन, ऑल दीज आर डिजीज। देन न्यूरल डिजीज, न्यूरल डिजीज मतलब जो ब्रेन, जो माइंड को इफेक्ट करते हैं, जिसमें आप स्ट्रोक के केसेस देख रहे हैं, है ना। पार्किंसन डिजीज है, ट्रेमर्स हो जाते हैं, ऐसे हाथ हिलते रहते हैं, मोस्टली इट अकर इन द एल्डरली पीपल। एज के साथ साथ जैसे हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं, मसल्स वीक होने लगते हैं, हमारे नर्व सेल्स भी वीक होने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रेमर्स जो है वो देखते जाते हैं। देन वाइटल ऑर्गन डिजीज, ठीक है, जिसमें बहुत कॉमन है डायबिटीज। ठीक है, सो डायबिटीज की अगर हम बात करें तो एक तो है डायबिटीज मिलाइटस, जो कि होता है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उस वजह से। एक दूसरा डायबिटीज होता है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है ना, उसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, नाम उसका भी डायबिटीज ही रखा गया, बट इट हैज नो कनेक्शन विद द इंसुलिन। डायबिटीज मिलेटस इज दैट डायबिटीज जो हम आजकल अपने आसपास देखते हैं, जिसके लिए पेशेंट जो है अपना कार्ब्स का इंटेक कम करते हैं, इंसुलिन लेते हैं ना, जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है ना, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस। बट डायबिटीज इंसिपिडस इज जब हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन की इम्बैलेंस होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, उसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस होता है और एक्सेस यूरिनेशन होती है। ठीक है, सो दैट इज डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, इसके साथ एक और डायबिटीज होता है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब ऐसी डायबिटीज जो लेडी को तभी इन्फेक्ट करती है जब वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब विच इन्फेक्टेड अ लेडी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मोस्टली उसी टाइम पे, और देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद इट गोज ऑन इट्स ओन। ठीक है, कभी कभी कंटिन्यू भी करती है बट मोस्टली। ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज अगर पूछी जाए तो जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को अफेक्ट करती है। देन कम्स हेरिडिटरी डिजीज, जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों की को ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जीन्स के बेसिस पे। ठीक है, सो इसके एग्जांपल देखें तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली हमारे जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका एक आरबीसीज जो है राउंड शेप में होते हैं, उनका एक सिकल की तरह ऐसे शेप बन जाती है, सो दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उनकी वो कम हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से हीमोफीलिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी डिजीज। बॉडी जो है
क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में कम हो जाते हैं हीमोफीलिया में, ठीक है। वैसे ही थैलेसीमिया। सो दीज ऑल डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्स अंडर हेरिडिटरी डिजीज। वन मोर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज कैंसर एंड एलर्जी। कैंसर अगर हम बात करें तो कैंसर सेल्स हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बस जब वो एक कंट्रोल के बाहर ग्रो करने लगते हैं देन इट बिकम्स डेडली, ठीक है। सो कैंसर बेसिकली दो तरीके में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बिनाइन, बेसिकली कैंसर को नहीं, 2 सेकेंड, ओके, ट्यूमर को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, दैट इज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ट्यूमर बेसिकली क्या है? ट्यूमर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना, एक सेल्स का कलेक्शन, है ना, एक बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई हुए और एक जगह पे इकट्ठे हो गए, उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो जब ट्यूमर बिनाइन है, इसका मतलब कि ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर ट्यूमर किसी पर्सन की बॉडी में, लेट्स टेक एन एग्जांपल की लेग पे है, तो वो वाले सेल जो हैं उसके बाकी ऑर्गन्स को, हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ बिनाइन ट्यूमर, है ना। एक लंप दिखा कहीं पे, कान के पीछे, गर्दन में, कहीं पे भी दिखा, उसे टेस्ट कराया गया, तो बिनाइन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो सेल पाए जा रहे हैं वो सेल आपके बाकी ऑर्गन को, बॉडी के बाकी ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करेंगे। मैलिग्नेंट का क्या मतलब हुआ कि वो जो लंप पाया गया है, उस लंप में जो सेल्स पाए गए हैं वो सेल डिवाइड करेंगे रेपिडेटली और वो जाके आपके बाकी ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे। इट विल स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही कैंसर कहा जाता है बेसिकली। मतलब एक लंप था जो स्टमक में था, ठीक है, अब वो स्टमक से यूट्रस में फैल गया, यूट्रस से इट स्प्रेड टू लीवर, लीवर से इट स्प्रेड टू ब्लड, इट स्प्रेड टू लंग्स एंड द मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। सो दैट इज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंसी बेसिकली दो सेल्स विच रिपीट एंड इट infected the other organs also. Benign में it remain at its place of origin, जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ है। तो कैंसर सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट वो कंट्रोल में रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। जब भी कोई लाइफस्टाइल चेंज आया या कुछ टॉक्सिन्स को हम एक्सपोज हुए या कुछ ऐसी चेंजेस हुए बॉडी में जिससे कि उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है जो उनको सपोर्ट करता है, एंड उनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से बॉडी गेट इन्फेक्टेड विद द कैंसर, ठीक है। तो कैंसर को अगर बॉडी में कैंसर सेल्स को कम करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली, एंटीऑक्सीडेंट्स वो एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में, ये जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, जिनको बेसिकली फ्री रेडिकल्स कहते हैं, इनके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत सारे आपके जो सीड्स वगैरह हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बेसिकली कार्ब्स का इंटेक कम करना होता है और बाकी आपको फ्रूट्स एंड सीड्स इनका इंटेक इंक्रीज करना होता है। सो दैट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एजेंट जो कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो ट्यूमर्स आपको आ गया, ओके फाइन। अगर बात करें कि कॉमन कैंसर्स की, तो विमेन्स में आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। बिनाइन मैंने आपको बता दिया, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ओके, सो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ सर्विक्स और वजाइना का कैंसर कॉमन है, ठीक है। और मेल्स की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर आर वेरी कॉमन एंड प्रोस्टेट कैंसर आर वेरी कॉमन इन द मेल्स, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर मैंने आपको बता दिया। बिनाइन ट्यूमर का मतलब जो एक जगह से अब और लोकेशंस में स्प्रेड नहीं होगा, और मैलिग्नेंट मतलब जो मल्टीपल जगह पे स्प्रेड होता है। और मैलिग्नेंसी को एक और टर्म से हम पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस भी उसी को कहते हैं, ओके। कॉजेज इसके मल्टीपल हो सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद फिर कीमोथेरेपी भी की जाती है जिसमें इंजेक्ट किए जाते हैं ड्रग्स को, और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन दी जाती है कैंसर सेल को कंप्लीटली बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज एलर्जी,
ठीक है। एलर्जी का मतलब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए किसी पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी को लेकर। मतलब वो बॉडी आई तो हमारी इम्यून सिस्टम एकदम बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो गया, इतना ज्यादा काम कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो गया। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन, इट इज अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो एंटीजन क्या होती है? फॉरेन बॉडी। एंटीबॉडी क्या हो गया? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने वाले एजेंट्स। ठीक है, ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स बेसिकली एंटीबॉडीज होती है। हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो इन्फेक्शंस को रोकती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं? दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, और यही हमारे पूरे इन्फेक्शंस में, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो फॉरेन बॉडी के साथ जो लड़ती हैं वो यही सारी एंटीबॉडीज है। सबसे पहला है IgA। ठीक है, IgA एंटीबॉडी जो है वो म्यूकस सेक्रेशंस में पाई जाती है, और जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, क्लोस्ट्रम जिसको कहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबिन A पाया जाता है, जो कि इनिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यू बॉर्न बेबी को अप टू 6 मंथ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मदर्स मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन A होता है। ठीक है, देन इम्यूनोग्लोबिन D जो कि लेस देन 1% है, ये एक्टिवेट एंड सप्रेस करता है लिम्फोसाइट एक्टिविटी को। ठीक है, लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, जो बी सेल्स को रिलीज करते हैं। बी सेल्स बेसिकली आप इतना समझे कि बी सेल्स क्या है? एंटीबॉडीज है ना, हमारे फॉरेन बॉडीज को, हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी पैथोजन आ रहा है, उनको मारने का काम करते हैं। तो इनको एक्टिवेट कौन करता है? इम्यूनोग्लोबिन D। देन इम्यूनोग्लोबिन E जो कि मीडिएटर है इन एलर्जिक रिस्पॉन्स में। ठीक है, जब भी हमें एलर्जी होगी तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन काम कर रहा है? IgE कर रहा है। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको कौन सा इन्फेक्शन से बचा रहा है? IgA बचा रहा है। लिम्फोसाइट को कौन एक्टिवेट कर रहा है? IgD कर रहा है। देन IgG मोस्ट अबंडेंट है, क्रॉसेस द प्लेसेंटा, स्टिमुलेट फेगोसाइटिक सेल एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। तो सबसे लार्ज अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो IgG है, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है, मतलब मदर से चाइल्ड को आती है। देन IgM। IgM इज अ एंटीबॉडीज जो कि मेमोरी सेल्स बनाती है। ठीक है, मेमोरी सेल्स का क्या मतलब होता है? नॉर्मली जब भी कभी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन को पहचानती है और उसे मारने की कोशिश करती है, और जो एंटीबॉडीज उसे उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी को मारने में लगी हैं, वो उन एंटीबॉडीज को प्रिजर्व करके रख लेती है, ताकि इन फ्यूचर कभी सेम फॉरेन बॉडी के अंदर अगर आए तो फटाफट उन्हीं एंटीबॉडीज को तैयार करके उन्हें मारने के लिए भेजा जा सके। सो वो प्रिजर्व जो एंटीबॉडीज हैं उनको मेमोरी सेल्स कहते हैं, एंड दैट इज IgM। ठीक है, तभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा लेमन में कि किसी को अगर माता एक बार हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ चिकन पॉक्स, एक बार हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको सीवियर सिम्टम्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुके हैं। अगर दोबारा से वो इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी जो है दोबारा से एंटीबॉडी उसके अंदर प्रीमेड है, ऑलरेडी बनी हुई है, वो उनको भेजेंगी और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन या ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्लियर है? सो दैट वाज अबाउट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आई होप जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हूँ वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में we'll discuss MCQs related to these topics. So तब तक के लिए thank you very much, take care and keep working hard.